संजीव कुमार। आज जो अपना चैप्टर है वो है सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी उसके अंदर प्रशासन किस तरह का था। और प्रशासन के अंदर हम 2 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, 2 बार क्लासें हो चुकी हैं इसकी। आज है उनका सैनिक संगठन। दिल्ली सल्तनत का सैनिक संगठन तुर्क व मंगोल पद्धति पर आधारित था। दोनों जातियां मध्य एशिया की थी और लड़ने के लिए, युद्ध के लिए प्रसिद्ध थी। सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। इसका प्रधान आरिज़ ममालिक होता था और हमने ये चर्चा भी की थी कि आरिज़ ममालिक के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा सेनापति या वीर सैनिक हो, लेकिन वो मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेना का प्रधान सेनापति तो स्वयं सुल्तान ही होता था, लेकिन उसके अधीन सेना संचालन के लिए उसने अन्य अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था, वरना अब तक जो सुल्तान था वो अपने सामंतों या अपने सरदारों की जो सेना थी उन पर निर्भर ज़्यादा रहता था। इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर एकता प्रदान किया था और ये काम फिर बाद में फिरोज तुगलक ने भी किया। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थायी सेना कुछ ज़्यादा थी। केंद्रीय सेना को हसम ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। ये फारसी नाम है और इसी तरह के कंपटीशन में नाम आते रहते हैं। जैसे केंद्रीय सेना हसम ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी, वैसे प्रांतीय सेना हसम ए अतरफ कहलाती थी। शाही घुड़सवार सेना जो सुल्तान की होती थी सवार ए कल्ब कहलाती थी। सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक थे, उनको शमसी घोड़सवार कहते थे। ये बड़े योग्य होते थे और इनको छटनी करके लिया जाता था, क्योंकि इनमें ये स्फूर्तिवान होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, वीर होने चाहिए, बहादुर। तो ये इनके लिए योग्यता थी। दूसरा है कि सेना के मुख्यतः 3 भाग होते थे: घुड़सवार सेना, गज सेना, पैदल सेना। और जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी वह तो घुड़सवार सेना ही थी। शाही अंगरक्षकों व शाही गुलामों की सेना को खास खेल कहा जाता था। खिलजी काल में मंगोलों में प्रचलित सैनिक वर्गीकरण वाले शब्दों का प्रयोग मिलने लगा था। जैसे अमीर ए दै 10 सैनिकों का नायक होता था। अमीर ए सदा 100 सैनिकों का सेनानायक होता था। अमीर ए हाजरा 1000 सैनिकों का सेनानायक होता था। अमीर ए तुमन ये 10,000 सैनिकों का। इसको दशमलव प्रणाली कहते हैं। 10, 100, 1000 इस तरह से जो है इसको दशमलव प्रणाली पर आधारित कहते हैं। इस व्यवस्था को सल्तनत काल में अपनाया गया था। बर्नी ने इस दशमलव वर्गीकरण को दूसरे ढंग से स्पष्ट किया। सबसे छोटी इकाई सरखेल व सबसे बड़ी इकाई खान होती थी। ये एक अलग से थी। इसके अंदर हर इकाई के प्रधान को क्या कहा जाता था। खान के ऊपर केवल सुल्तान होता था, अतः खान सुल्तान के बाद सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था। अब इसको इसी तरीके से सरकेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक, खान या सुल्तान, ये एक हायरार्की है। जैसे अपन करते हैं ना गांव के अंदर, आज पटवारी है, पटवारी के ऊपर आपके गिरदावर है, गिरदावर के ऊपर नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार के ऊपर फिर बाद में तहसीलदार है, उपखंड अधिकारी है, कलेक्टर है। तो इसी तरह की हायरार्की उसमें भी थी। 10 घुड़सवारों की जो टुकड़ी थी उसको सरखेल कहते थे और दूसरी मंगोल पद्धति ऐसा अमीर ए दै यानी 10 सैन्यों का नायक। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने व सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा की शुरुआत की थी। हुलिया होती है उसकी पहचान। अगर घोड़े पर शाही दाग लगा देंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि घोड़ों के रखने में भ्रष्टाचार नहीं होगा। जैसे कमज़ोर घोड़ा अगर सेना के अंदर आ जाएगा अच्छे घोड़े की जगह तो सेना कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए अच्छे छटे हुए घोड़े जिन पर शाही दाग लगा लिया जाता था, जिससे उसकी पहचान रहती थी। इसी तरह सैनिक की भी पूरी पहचान रखी जाती थी। तो दाग का तो मतलब घोड़े को दागना जो एक निशान होता था। किसी चीज़ को गर्म करके मोहर होती थी और वो घोड़े की पीठ पर लगा जाती थी, वो हमें निशान हमेशा रहता था। और हुलिया का मतलब है सैनिक का उनका विवरण लिखना।
सैनिकों की सीधी भर्ती व नगद वेतन देना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया। अलाउद्दीन के समय एक पैदल सैनिक को 78 टन का वार्षिक, ये उनका पूरे वर्ष का 78 टन का वेतन था। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को, ये घुड़सवार का था, 234 टन का वार्षिक, और 2 घोड़ा रखता था तो उसको 78 टन का वार्षिक और दिया जाता था, ये अलग से था। अलाउद्दीन के समय कुछ मुक्ता सैनिकों के वेतन से कमीशन काट लेते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। वह सैनिकों का वेतन है वो रजिस्टर में जांच करने हेतु लिखा जाने लगा। मुक्ता जो सैनिक को वेतन देता था वो कई बार गड़बड़ी क्या करता था कि सैनिक को कम वेतन दे देता था और विवरण के अंदर उसको पूरा वेतन दिखाते। इसका मतलब ये बीच में भ्रष्टाचार हो जाता था। सैनिकों का जो वेतन रजिस्ट्रार है वो वसीलात ए हसम कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने सैनिक पदों व इक्ताओं की आनुवंशिक कर दिया था। जागीरदारी प्रथा सी आ गई थी और बहुत से दासों को भी इसमें ले लिया गया था। इसलिए सेना और सल्तनत दोनों ही पतन की तरफ चले। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का दल संगठित किया था जिसको सरेंजादार कहा जाता था। सरेंजादार का मतलब है, सरेंजादार का मतलब है कि वो अंगरक्षक जो केवल सुल्तान की ही खिदमत में रहते थे। बलबन पहला शासक था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया। कौन सी साइड में? मंगोल साइड में, उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ। उस साइड में प्रतिवर्ष 1 साल 2 साल या साल के अंदर 2-3 बार मंगोल आते थे, इसलिए वहाँ पर किलेबंदी की थी उन्होंने। अब दूसरी चीज़ आती है कि न्याय और दंड व्यवस्था वो कैसी थी। तो इस्लामी कानून के 4 स्रोत होते हैं और इसी पद्धति को सुल्तानों ने अपनाया। पहला कुरान, यह मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है, यानी कोई भी न्याय किया जाएगा तो वो कुरान के अनुसार किया जाएगा। हदीस, इससे पैगंबर के कथनों व कार्यों का वर्णन है। हदीस के अंदर जो पैगंबर ने अब तक जो कहा था उन चीज़ों का विवरण इसके अंदर आता है। तीसरा है इजमा, इसमें मुजतहिद द्वारा व्याख्या किए गए कानून होते हैं। इन कानूनों को अल्लाह की इच्छा का रूप माना जाता है। इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाले विधिवेता मुजतहिद कहते हैं, यानी वो जानकार व्यक्ति जो अच्छी न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने जो कुछ लिख दिया, कहा जाता है कि ये अल्लाह की जुबान ही थी। कयास, इसमें तर्क द्वारा कानून की व्याख्या होती है। न्याय के जो प्रधान अधिकारी थे वो काजी या मुफ्ती होते थे, वही मुकदमों पर निर्णय लेते थे। मुफ्ती कानून के व्याख्याकार होते थे जिसके आधार पर काजी न्याय किया करता था। सुल्तान सर्वोच्च अपील थी, उसके बाद कोई अपील नहीं थी। अगर नीचे की अदालत से कोई असंतुष्ट था तो वो सुल्तान तक अपनी फरियाद ले जा सकता था। सुल्तान के नीचे सदर ए सुदुर, जहाँ काजी और कुजात होता था, उसके नीचे नायब काजी या अदर होते थे। प्रांतों में भी काजी नियुक्त किए जाते थे। काजी व मुफ्ती का पद प्राय वंशानुगत होता था। उनके बाद में यानी उनके बेटे ये काम हमेशा करते रहते थे। इस्लामी धर्मशास्त्र को फिक़ह कहा जाता था। फिक़ह। अब है उद्योग और व्यापार कि सल्तनत काल में उद्योग और व्यापार किस तरह का था। देखिए, सल्तनत काल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने गुजरात तक अभियान किया और गुजरात को अपने अधीन रखा। इसका मोटा मोटा इसी तरह से बंगाल पर मोटा मोटा अर्थ यही था कि यहाँ पर जो समुद्री बंदरगाह थे उन पर उनका नियंत्रण रहे, या फिर बाद में इस इतने बड़े विशाल राज्य पर जो भी मार्ग थे, चाहे वो स्थल मार्ग हो, उन पर उनका नियंत्रण रहे। क्योंकि अगर किसी राज्य में व्यापार अधिक होगा तो राजस्व ज़्यादा आएगा, सुल्तान के पास कर ज़्यादा आएगा, और जब किसी राज्य के पास कर ज़्यादा आता है तो वह उस राज्य की संपन्नता की निशानी है। इसलिए सुल्तानों ने भी उद्योग और व्यापार पर ध्यान दिया। व्यापारियों के समूह को तुजार खास कहा जाता था। बरनी 2 प्रकार के व्यापारियों को उल्लेख करता है। एक तो कारवानी, ये अनाज का व्यापार करते थे। मुल्तानी, ये लंबी दूरी का व्यापार करते थे। सिंध पर अरब आक्रमण के बाद भारत व अरब के बीच व्यापारिक संबंध है वो बढ़े, क्योंकि एक दूसरे को जान गई, वहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्या मिलता है, इस चीज़ की जानकारी उनको हुई। तबकाते नासिरी आदि जो ग्रंथ हैं
उनमें विभिन्न चौकियों का उल्लेख मिलता है और व्यापारियों से जो कर वसूल किया जाता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। मुल्तान, देवल आदि बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। खंबात, अनिहलवाड़ा व देवगिरी भी व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। खंबात रेशम के लिए और देवगिरी रत्नों के लिए प्रसिद्ध स्थल थे। बंगाल भी चावल व रेशम के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री मोहयान बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है। आयातित वस्तुओं में घोड़े, क्या क्या आयात करते थे? देखिए, घोड़े लाते थे बाहर से, अस्त्र शस्त्र लाते थे, दास लाते थे, सूखे मेवे लाते थे, फल ये तो बाहर से आते थे। इब्न बतूता, मार्को पोलो ईरान व तुर्किस्तान से घोड़े की आयात का उल्लेख करते हैं। लेकिन हम निर्यात क्या करते थे? इनमें हमारा सबसे प्रमुख था वो तो था सूती वस्त्र। लाहौर व बयाना नील के लिए, नील एक कलर होता है, प्राकृतिक उत्पाद है जिसे कपड़े रंगे जाते थे। ये बड़ा प्रसिद्ध था व्यापार के लिए। लाहौर से इस्पात का भी निर्यात किया जाता था। इस तरह से उसमें बहुत सी तकनीकी थी सल्तनत काल के, उन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे भारत में चरखे का भी चलन था जिसे सूत काता जाता था। रेशम के कीड़े पालने के लिए दिल्ली सल्तनत में एक ये प्रथा सी चल पड़ती थी, बड़ी मात्रा में रेशम उत्पादन होता था। भारत में कागज पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि 1223-24 की मिली है, इसलिए कागज का भी निर्माण भारत के अंदर किया जाने लगा। भारत के अंदर एक सिंचाई के लिए, कुओं से पानी निकालने के लिए एक रहट का प्रयोग किया जाता था। ये भी एक यंत्र था। प्राचीन ग्रंथों में इसको अर्घटो कहा जाता था। अर्घटो रहट में एक गियर से होता था जिसके अंदर पानी निकालने के लिए वो चलता रहता था और नीचे कुएं के अंदर जा कर के पानी का जो पात्र था वो भर भर के बाहर आता था। उसमें बड़ी संख्या में सिक्के भी ढंग से चलाए गए। फिरोज के समय कुछ समय सूचक उपकरणों का भी प्रयोग किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहते हैं कि वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी और राजकीय कारखानों पर तुगलक शासकों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में तुर्कों की विजय से नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। ये एक ऐसे कह सकते हैं कि सल्तनत काल में और कुछ मुगल पीरियड के अंदर बड़ी संख्या में नगरों का विकास हुआ, इसलिए ये नगरीय क्रांति हुई। धन्यवाद।